जो बाल विकास का काम, महिला सशक्तिकरण का कार्य बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, ऐसे आदरणीय बहन श्रीमती रेखा आर्य जी, मंच आसीन सचिव बाल विकास, एक उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी जाने जाते हैं श्रीमान हरीश शेमाल जी, उप निदेशक श्रीमान एस.के. सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान विशाल गुप्ता जी, हमारे करणपुर मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय महेश गुप्ता जी, हमारे महामंत्री अरुण खरबंदा जी और मेरे मित्र आदरणीय भारत चौहान जी, और यहां पर उपस्थित जिनको आज टिल्लू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे हमारे प्रदेश की महान विभूतियां और उपस्थित सम्मानित जनमानस, जन जन की आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाले और सरकार की उपलब्धियां जनमानस तक ले जाने वाले ऐसे सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार भाई और बहनों, मैं सबसे पहले अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का अपनी विधानसभा के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया, और माननीय मंत्री जी का भी इस मंच के माध्यम से मैं अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से जो कार्य को आपने अंजाम देने का काम किया, 4.5 साल का अरसा लगभग हो गया, उसके बावजूद विभाग को जो एक गति देने का काम किया, मैं उन सहयोगी अधिकारियों का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जिन्होंने भरपूर सहयोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विभाग को दिया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री, कुछ लोग हैं जो अनावश्यक रूप से बढ़ चढ़ करके राजनीति करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि टिल्लू रौतेली पुरस्कार के लिए जिन लोगों को नामित किया गया, वो बाकायदा सर्वे के आधार पर और सर्वे सूची में जिन लोगों का नाम आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे होंगे जो द्वितीय श्रेणी में आए होंगे, किंतु 22 लोगों का चयन करना यह आसान काम नहीं। इसमें किसी जाति और किसी समुदाय के आधार पर यह सर्वे नहीं हुआ, किसी दल के आधार पर यह सर्वे नहीं हुआ। यह सर्वे उनके आधार पर किया गया कि जिन्होंने प्रदेश के लिए किसी न किसी कार्य में अपना योगदान दिया। मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि टिल्लू रौतेली जी के बारे में जितना कहा जाना है वो माननीय मंत्री जी का विषय है, उसको मैं छूना नहीं चाहूंगा, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि 8 अगस्त ये हम सबके लिए और उत्तराखंड की वीरांगनाओं के लिए यह महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस को हमने सदैव याद रखा और याद रखा जाना चाहिए। मैं पुनः जिनको आज इस मंच के माध्यम से
पुरस्कृत किया जाएगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य करते रहें। और माननीय मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने जो पुरस्कार की राशि है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बिना आपकी अनुमति से तो संभव नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इसको संशोधित करते हुए आपने 11,000 का 21,000 और 21,000 का 31,000 किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आने वाला जो समय होगा इसमें कुछ जरूर आप विचार करेंगे और इससे और बढ़ोतरी आप करेंगे। ये मेरा आपके सुझाव भी है और निवेदन भी है। मैं अधिक न कहते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराइयों से नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। शायद आप लोगों ने एक बात पे गौर नहीं किया होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार वितरण समारोह पे आज खुद हमारे विभाग की मुखिया माननीय मंत्री जी खुद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के ड्रेस में आई है। आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। ये होती है समानुभूति, जिसको अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं। सिंपैथी नहीं, मतलब सरकार आपके साथ समान अनुभूति कर रही है और आपके कार्यों को सम्मान देने के लिए माननीय मंत्री जी खुद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की ड्रेस में है आज। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी जी के जन्म पर आईसीडीएस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी देश में। आईसीडीएस कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है। हमारे उत्तराखंड में 1978 में 3 परियोजनाओं के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई। धारचूला जो पिथौरागढ़ में है, कीर्तिनगर जो टिहरी गढ़वाल में है और चक्राता जो हमारे देहरादून में है। 3 परियोजनाओं के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई। आज हमारे पास 20,067 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। 1978 में हमारे प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई और 1978 में सोमेश्वर ब्लॉक में एक बालिका का जन्म हुआ। सोमेश्वर ब्लॉक के गांव का नाम मुझे नहीं पता, पोखरी गांव संभवतः, जहां एक बालिका का जन्म हुआ। किसे पता था कि 1978 में जिस समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत हो रही है और उस बाल विकास सेवा की मुखिया प्रदेश में उस विभाग की कैबिनेट मंत्री वही बालिका बनेगी जिसका 1978 में जन्म हुआ। ये कोइंसिडेंट है। आपको पता है कि माननीय मंत्री जी निरंतर विभाग की उन्नति के लिए, विभाग के कार्मिकों के लिए उन्नति के लिए, विभाग की अवसंरचनाओं की उन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार अनुरोध आग्रह करके हमारा भला करने की सोच रही हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि 10 वर्षों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि 11,000 और 21,000 थी, जिन्हें 2 दिन पहले ये प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मंत्री जी ने इसे 21,000 और 31,000 करवा दिया। तो ये है हमारी सरकार की आपके साथ समान अनुभूति। अब मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। मंत्री जी के बारे में आपको पता ही है कि विभाग के बारे में कितना विशद और रिसर्च करके वो आती हैं कार्यक्रम में। 2 लाइन कहूंगा। दोस्तों, इनके तारीफ की जरूरत क्या है? दोस्तों, इनके तारीफ की जरूरत क्या है? फूल जब पास से गुजरे तो महक जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अपनी मंत्री जी का। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस तिल्लू रौतली शक्ति पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित सबसे पहले कहूंगी कि पूरे प्रदेश भर से आई सभी वीरांगनाओं को मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। तालियां बहुत बजी पर ताकत से नहीं बजी, शक्ति से नहीं बजी। तो आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले, इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने वाले,
इस कार्यक्रम के लिए सहमति देने वाले। और इस कार्यक्रम की विशेषता इस बात से भी है कि आज ही के दिन अमित शाह जी, हमारे गृह केंद्रीय मंत्री जी आने वाले थे। ये जिक्र बहुत पहले से चल रहा था कि वो आने वाले हैं, और उनके आने के बाद में ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जब मैं उनसे चर्चा कर रही थी तो उन्होंने कहा वो भी आएंगे और मैं भी आऊंगा। तो इस प्रकार से विभाग के साथ खड़ा होना, महिलाओं को सहयोग करना, जहां आवश्यकता हो तो सहारे के रूप में बड़े भाई होने के नाते खड़े हो जाना, ऐसे हम सब के प्रिय और बहुत ही लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिनको सुना, यहाँ के सम्मानित विधायक खजान जी, और हमारे विभाग के सचिव हरीश चंद्र सेमवाल जी, उपस्थित हमारे अपर सचिव प्रशांत आर्या जी, उपनिदेशक डॉक्टर SK सिंह जी, इस जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे नैनीताल दुख संघ के अध्यक्ष बोरा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष विशाल गुप्ता जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, और यहाँ पर उपस्थित सभी वीरांगनाओं को मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन नमन करते हुए सबका स्वागत करती हूँ। तिली रोतली के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगी कि तिली रोतली क्या शख्सियत थी और क्यों हमें आवश्यकता पड़ी कि हम इससे प्रेरणा लें। क्योंकि एक व्यक्ति आदर्शता बनता है जब उसके कर्म कहीं ना कहीं उसको सिद्धि प्राप्त करते हैं, और वो जब सिद्धि सबको दिखाई पड़ती है तब हम ज़रूर सीखते हैं कि हम वंदना कटारिया बने, या हम तिली रोतली से सीखें, या हम जो हमारे आदर्श हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखें। तो तिली रोतली जी के आज जन्म दिवस पर मैं यह भी कहूँगी कि हमारे विभाग ने 2000 संभवतः शायद 18-19 में ऐसा होता था कि तिली रोतली पुरस्कार का वितरण का कार्यक्रम संभवतः 8 मार्च में ही कर दिया जाता था, और मैंने ये समझा कि ये लॉजिक कहीं पे भी फिट नहीं बैठता, और ये बहुत आवश्यक हो गया है कि जिस दिन उनकी जयंती हो उसी दिन जो है तिली रोतली पुरस्कार का वितरण होना चाहिए। तो सही मायने में उसका जो अनुपालन है वह हो पाएगा। तिली रोतली जी के पिता का नाम, मैं समझती हूँ कि जितना आप लोग इस कार्यक्रम में लगातार वर्षों से प्रतिभाग करते आए हैं, आप लोग सब लोग परिचित होंगे। उनके पिता का नाम गोला रावत भूप सिंह था, जो कि गढ़वाल नरेश राज्य के प्रमुख सभासदों में से एक थे। गढ़वाल के लोक कथाओं के अनुसार गढ़वाल के राजा और कत्यूरों के राजाओं के बीच में युद्ध जो है वो आम माना जाता था। तिली रोतली के 2 बड़े भाई थे, भगतू और पथुआ, और तिल्लू उनकी सबसे छोटी बहन थी। और तिल्लू की एक खासियत थी, चूंकि वो सैनिक पृष्ठभूमि से थी तो उसने बचपन में ही तलवार और बंदूक दोनों ही उसने जो है चलाना सीख लिया था। छोटी उम्र से ही तिल्लू की सगाई जो है ईड़ा के भूपा नेगी से तय कर दी गई थी, लेकिन शादी से पहले ही उनके जो मंगेतर थे वो युद्ध में कत्यूरों के साथ युद्ध करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तिल्लू ने इसके बाद शादी न करने की ठानी, और उसने कत्यूर राजा, उसके उपरांत में जो कत्यूर राजा थे जिनका नाम था धामशाही, ने अपनी सेना के साथ में गढ़वाल पर हमला बोल दिया था। इसके बाद भूप सिंह, उनके पिताजी, उनके दोनों भाई भगवतू और पथुआ दोनों ने ही मोर्चा संभाला, और मोर्चा संभालने के साथ में भूप सिंह सैरखेत को आज सरायखेत बोलते हैं, और उनके दोनों बेटे या दोनों तिली रोतली के दोनों भाई जो है वो कांडा के युद्ध में शहीद हो गए। सर्दियों में कांडा में
एक मेला का आयोजन हुआ करता था। तिल्लू ने अपनी माँ से एक दिन कहा कि माँ, मुझे मेले में जाने की इच्छा हो रही है। इस पर माँ तिल्लू से कहती है कि बेटी, तुझे जाने की इच्छा हो रही है, सबसे पहले काम तुझे यह करना चाहिए कि इस कौतिक में जाने से बेहतर है कि तुम अपने पिता का, तुम अपने दोनों भाइयों का और अपने मंगेतर का जो शहीद हुए हैं उनका बदला तुझे कत्यूरों से लेना होगा। और जब तू कत्यूरों से बदला लेगी तो पूरे जीवन काल में अमरता को प्राप्त करेगी, अमर हो जाएगी। यह बात तिल्लू के मन में बस जाती है और तिल्लू यह तय करती है कि वह अब कौतिक नहीं जाएगी, बल्कि कत्यूरों से अपने परिवार के और अपने गढ़वाल को बचाने का काम करेगी। यानी कि उसने ये तय करा इतनी छोटी सी 15 साल की उम्र में कि वह अपनी मातृभूमि की जो है रक्षा करने का काम करेगी। तिल्लू ने अपने इस अभियान को खैरागढ़ से प्रारंभ किया और उसके बाद वह अधिकतर समय मतलब 15 साल से लगातार वह युद्ध में वो व्यस्त रही। उन्होंने 2 दिन में ही खैरागढ़ को कत्यूरों से मुक्त कराया और सराखे जीतकर उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया। यहाँ उनकी थोड़ी सी उनकी जो घोड़ा था जिसका नाम बिदुली हुआ करता था, वह इस युद्ध के दौरान में धराशायी होता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। भीरोखाल के युद्ध के बाद में उस युद्ध करने के साथ में वो आगे बढ़ती हैं और भीरोखाल के युद्ध के बाद वो वहीं पर बैठकर विश्राम करती हैं। इसके बाद वो कांडागढ़ लौटने का फैसला करती हैं और शत्रु के कुछ सैनिक उनके पीछे लग जाते हैं। तिल्लू और उनकी सेना ने तल्लाकांडा के पूर्वी नयार के किनारे अपना शिविर लगाने का काम करते हैं। सभी सैनिकों को तिल्लू कहती है कि आप लोग सो जाओ, और उनके सोने के उपरांत में तिल्लू नयार में नहाने चली जाती है। तभी कत्यूर सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उस पीछा करने के साथ में वह तिल्लू पर हमला बोल देते हैं। तिल्लू के सैनिकों को जब आवाज सुनाई पड़ती है, उस आवाज के साथ जब वो पहुंचते हैं तब तक तिल्लू जो है शहीद हो चुकी होती है, वीर गति को प्राप्त कर चुकी होती है। तिल्लू के वीर गति की प्राप्त करने की जो उम्र थी वह उम्र थी 22 साल। यानी कि 7 साल जो लड़की 15 साल में हम कहते हैं हमें होश नहीं होता, वो मातृभूमि की रक्षा कर रही है, वो कत्यूरों से मोर्चा ले रही है, वह गढ़वाल को बचा रही है, वह अपने पिता और अपने भाइयों के, अपने मंगेतर की मौत का बदला ले रही है। ऐसा दृढ़ संकल्प किस में हो सकता है? वो संकल्प हम तिल्लू रोतेली में देखते हैं। और वो तिल्लू रोतेली बदला भी लेती है, वीरगति को भी प्राप्त होती है और आज उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहलाती है। तो क्यों नहीं इस शख्सियत को प्रेरणा के रूप में हम सब के बीच में उतारा जाए। इसीलिए और यही कारण है कि इतने बड़ी वीरांगना जो उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई है, उसको हमने तिल्लू रोतेली सम्मान पुरस्कार के रूप में हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से इसको जरूर प्रेरणा के रूप में लेंगे और प्रेरणा के रूप में लिया भी होगा, तभी आप इसके भागीदार बने और आज तिल्लू रोतेली सम्मान पुरस्कार आप प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड के निर्माण में महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। चाहे वो रामपुर तिराहा कांड हो, मुजफ्फरनगर कांड हो, महिलाओं ने किस प्रकार का संघर्ष किया है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं कितनी बुलंद तरीके से अपने घर बार छोड़ते हुए अपने उत्तराखंड के लिए किस प्रकार से वो जुझारू रूप से उन्होंने काम किया और कई महिलाओं के साथ में कैसा दुर्व्यवहार वो हम सब के संज्ञान में है। मैं आज उन आंदोलनकारियों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उन वीरांगनाओं को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप लोग के माध्यम से भी मैं उन वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। तिल्लू रोतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हमारी आज जो यहाँ पर 22 महिलाएं हैं, इन 22 महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी
कि आप लोगों के अदम्य साहस से जो आपने अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्षेत्र हैं, वह कार्यक्षेत्र चाहे वह शिक्षा का हो, वह कार्यक्षेत्र चाहे वह खेल का हो, वह कार्यक्षेत्र चाहे किसी भी प्रकार से स्वरोजगार पैदा करने का हो, स्वावलंबन का हो, दूसरे को रोजगार देने का हो। क्योंकि इस जमाने में, क्योंकि हम आज़ाद भारत में हैं, अब हमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लगातार अपनी परिस्थितियों से युद्ध करने की आवश्यकता है। और इन परिस्थितियों से युद्ध करते हुए जो प्रेरणा बनते हैं वो दिल्ली रौतेली पुरस्कार के हकदार बनते हैं। इसलिए आप सही मायने में वीरांगनाएं। तो आज 22 महिलाएं जो वीरांगनाओं के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। आप सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, भले ही कई प्रकार के विवाद होते हों, कई प्रकार के विवाद जन्म दिए जा रहे हों, और आप लोग यह भी जानते हैं कि हम सब लोग अब चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो विवादों का तो ताना बाना निश्चित रूप से बुना ही जाएगा, ये हम सब लोग अंडरस्टूड करते हैं। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि इन 22 पुरस्कारों में कहीं पे भी पक्षपात नहीं है। इन 22 पुरस्कारों में शायद विपक्ष को इस बात का एहसास नहीं है कि हमने पहली बार, क्योंकि ये कोरोना शायद इससे पहले हमारे देश ने, हमारे उत्तराखंड ने नहीं देखा था, इस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे, हमारे योद्धा थे, वो कई वीर गति को प्राप्त हुए। सबकी मदद करते करते वीर गति को प्राप्त है। मुझे गर्व है कि आज ऐसे बहुत सारी महिलाओं का यहाँ पर चयन हुआ है जिन्होंने 2019 के कोरोना में, 2020 के कोरोना में, जहां भयंकर लॉकडाउन था, सब बेरोजगारों की स्थिति में थे, आर्थिक स्थिति डामाडोल थी, लेकिन इन महिलाओं ने आगे बढ़कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की मदद करी, लोगों की सेवा करी, अपने व्यक्तिगत धन से करी, प्रशासन के साथ मिलकर करी। तो क्यों नहीं इनको दिल्ली रौतेली पुरस्कार दिया जाए? तो ये भी तो एक युद्ध है जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जनता के बीच में आई और उनकी सेवा करी। तो मुझे लगता है कि मुझे गर्व है कि मैंने यह निर्णय लिया और 2019 में इसका जियो जारी करा और 2021 में हम इसको देने के काबिल बने। तो मैं आप सबको बधाई देती हूँ। आपने जो कुछ प्राप्त किया है अपनी प्रतिभा से प्राप्त किया है, किसी के आशीर्वाद से नहीं, अपनी प्रतिभा से प्राप्त किया है। तो ये मैं आप लोगों से, आज पत्रकार बंधुओं से भी ये कहना चाहती हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात जैसी कोई भाव नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि कोरोना जैसी स्थिति पूर्व में कभी नहीं थी। इस स्थिति को भांपना, इस स्थिति को समझना, इस स्थिति में मदद करना, और विशेषकर मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन या कार्यकर्ताओं ने तो बहुत निकल के लोगों के घर में काम किया। भाई कैसे नहीं मिलेगा? और लोग तो घर बैठ के जो है राजनीति कर रहे थे। हम तो कह सकते हैं भारत जिस पार्टी का संदेश ये है कि सेवा ही संगठन है, जिसने घर से निकलकर लोगों की सेवा करी, अस्पतालों में सेवाएं दी, उनके परिजनों को सेवाएं दी, तो मैं समझती हूं कि इस जो दूसरों की जान की रक्षा करता है वो जरूर दिल्ली रौतेली कहलाई जाती है और उसको मिलना चाहिए। तो मैं बहुत बधाई दूंगी आज दिल्ली रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली अपनी 22 महिलाओं को। इसके साथ साथ आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरे प्रदेश भर में जिन्होंने आवेदन किया, आवेदन के साथ में जिनका सिलेक्शन हुआ, तो ऐसी अपनी 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मैं हृदय की गहराइयों से, आपने जो विशिष्ट कार्य किया है उसका सम्मान जो है आज आप प्राप्त कर रही हैं। तो आज आप भी बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं, बहुत बहुत शुभकामनाओं की पात्र हैं, क्योंकि मेरे विभाग की रीढ़ की हड्डी या मेरे विभाग की जान या मेरे विभाग की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, यह यदि कोई ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करता है तो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है। और आज जैसे हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी बता भी रहे थे कि मैं आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के वेशभूषा के धारण करके यहाँ पहुंची हूँ, और मेरा धारण करने का तात्पर्य यही है कि मैं इसको किस सम्मान से देखती हूँ। ये मेरे वस्त्र के साथ में आभूषण की तरह जो है आज मैंने इसको धारण किया हुआ, बड़े गर्व के साथ मुझे कहते हुए खुशी होती है कि मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महान है, कर्तव्यनिष्ठ है,
दायित्व को ठीक से पूरा करने वाली हैं मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। इस वस्त्र को पहनते हुए जो मैं महसूस करती हूँ उसको कुछ चंद शब्दों में आपके बीच में मैं व्यक्त करूंगी कि जो ये वस्त्र है, इस वस्त्र को पहनते हुए मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। यह जो वस्त्र है इसे यूनिफॉर्म कहूँ, यह वस्त्र है जो कि ममता का आंचल का प्रतीक है, यह स्नेह का प्रतीक है, यह उम्मीदों की रश्मि है। यह वस्त्र मात्र जीवन को परिवेष्टित करने वाला स्वरूप है। यह वस्त्र ही नहीं, यह शिशु चेतना को बाहरी जगत से परिचित कराने वाला यह वस्त्राभूषण है। यह वस्त्र देवव्रत की पहचान है जो गर्भवती महिला को सफल प्रसव करवाती है। यह वस्त्र नहीं, यह शस्त्र है। आपको इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह प्रोत्साहित करती है। यह वस्त्र वंदन है, यह वस्त्र अभिनंदन है, यह वस्त्र प्रणाम है, यह वस्त्र सलाम है। यह वस्त्र मेरा अभिमान है, यह मेरी सम्मान है। यह वस्त्र हमें सिखाता है, यह हमारी तन्मयता को बढ़ाता है, राग द्वेष मिटाता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है। इस वस्त्र में समावेश है, न किसी प्रकार का द्वेष है। इस वस्त्र को वंदन है, अभिनंदन है। मेरे द्वारा इस वस्त्र को चंदन है। यह मेरे विभाग का गौरव है, यह सशक्त नारी का प्रतीक है। यही आपका शौर्य है और इसी शौर्य रूपी वस्त्राभूषण को आज मैं धारण करके आपके मध्य आई हूँ। मुझे गर्व है कि मैं अपनी आंगनबाड़ियों पर जो विभाग के लिए हर प्रकार से खड़ी रहती है, माताओं बच्चों की सेवा का पुण्य कमाने वाली देवियों को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आज जो ये सम्मान प्राप्त कर रही हैं, इस सम्मान में मैं कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में जिस प्रकार से आप कोरोना वॉरियर्स की तरह आप लोगों ने काम किया, उस काम करने के साथ में मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये प्रतिमाह आपके खातों में दिए जाने की घोषणा करी और वो दे भी रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए विशेष धन्यवाद और विशेष ताली बजाकर आपको धन्यवाद करें। इसके अतिरिक्त यह भी बताना चाहूँगी कि अभी जिसकी चर्चा हमारे सचिव महोदय भी कर रहे थे और हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी भी कर रहे थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो ये सम्मान राशि है अथवा तिल रोतेली की जो ये सम्मान राशि है, जो 10 और 11 हज़ार की धनराशि बढ़ी, यानी कि जो 21 से 31 हुई और 11 से 21 हुई, तो ये दोनों धनराशियों को बढ़ाने का जो संकल्प था पिछली बार के तिल रोतेली सम्मान पुरस्कार में हमारे ही सरकार के हमारे ही पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी और उस घोषणा को अमली जामा पहनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने करने का किया है। तो वो इस बात के भी बहुत बधाई के पात्र हैं। सेमवाल जी हम बैठे हुए ये कह रहे थे, अभी तक सेमवाल जी को सेवा करते हुए जितने वर्ष हुए हैं उतने वर्षों में 2 दिन में आदेश निकल जाना असंभव बात होती है और ये 2 दिन में ये आदेश निकला है और ये प्रोत्साहन राशि बढ़ी है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं भी कर्ता ध्वनि के साथ में ताली बजाते हुए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके इस उत्साह और इस आशीर्वाद से निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ता है। तिल रोतेली पुरस्कार प्राप्त करने वालों का मनोबल बढ़ता है और इन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से जो अन्य महिलाएं प्रेरणा लेती है उनके अंदर गजब का उत्साह आता है और वो भी ये प्रयास करती है कि अगली बार हम भी जरूर इस सम्मान को प्राप्त करें। तो ये प्रेरणादायक जो है कार्यक्रम हमेशा हर साल हम लोग करते हैं और इससे निश्चित रूप से हर बार नए नए कार्य क्षेत्र में नए नए आयामों के साथ में ये काम होते हैं। इस तिल रोतेली पुरस्कार में एक महिला का और जिक्र करूंगी कि तिल रोतेली पुरस्कार अब की बार में हमने वंदना कटारिया जी को भी दिया है और वंदना कटारिया जी को इस बात के लिए दिया है कि उन्होंने खेल जगत में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी से 3 बार जो है ट्रिक उन्होंने करी है गोल दाग के, तो उनके लिए भी यह तिल रोतेली पुरस्कार बनता है क्योंकि वो अभी खेल जगत की वीरांगना है जिन्होंने यह इतिहास रचने का काम किया है। बाकी मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं के जीवन में बहुत सारा संघर्ष आता है
किसी के जीवन में जाति का भी आता है, किसी के जीवन में अन्य कारणों का भी आता है। और राजनीतिक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में हो, महिलाओं के लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन मुझे इतना भरोसा रहता है कि महिलाएं आत्मशक्ति से इतनी मजबूत होती हैं कि वंदना कटारिया जैसे निखर कर आती है। और विषम परिस्थितियों में भी कैसा खिलना है, कैसे चलना है, ऐसे कई बिरले उदाहरण जो हम महिलाओं के मध्य में हम सब लोग देखते हैं। तो महिलाएं किसी भी रूप में अपने आप को कमजोर न समझे, किसी भी रूप में अपने आप को पिछड़ा हुआ न समझे। हमारी सरकार लगातार आपके साथ है, आपके साथ मिलकर काम करेगी, आपके साथ खड़े होकर काम करेगी। मैं आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में आपके मध्य में हूँ, तो ये अपने आप में इस वस्त्र, वेशभूषा, इस आभूषण, इस शस्त्र के साथ में ये संदेश है कि मैं आपके साथ, हमारी सरकार आपके साथ, धामी जी की सरकार आपके साथ हर प्रकार से है। मैं अंत में ज्यादा न कहते हुए आप सबको पुनः तिल्लू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए और आगे भी इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई है। इसी प्रकार से बेहतर काम करते रहें और इसी प्रकार से इस पुरस्कार को प्राप्त करते रहें। 2-3 लाइनों में अपनी बात को फिर मैं समाप्त करूंगी। कभी महक की तरह हम गुलों में उड़ते हैं, गुलों से उड़ते हैं, ये सब महिलाओं के लिए है। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने को खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आपके स्तर से भी जो तिल्लू रौतेली पुरस्कार सम्मान है, यदि इसकी धनराशि में और कुछ इजाफा हो जाए तो हम आपके बहुत कृतार्थ रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। दोनों हाथ खड़े करके बोले मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी अपने ओजस्वी और प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। मैं एक बात और कहना भूल गई, जिसे मुझे बहुत कहना चाहिए था पर मैं मिस कर गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात से भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी ने किसी समय आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भूमि दान करी थी। मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगी। उनके दोनों बच्चों ने आंगनबाड़ी केंद्रों से शिक्षा दीक्षा ली 2 साल तक, इसके लिए भी मैं धन्यवाद कहूंगी। और मैंने भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में भेजा ताकि वो बोलना सीख सके। इसके लिए जो है मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि हाँ, हम सब जो है इस ओर आगे बढ़े हैं। और मैं अपने आप को इस बात से भी अपने आप में प्रसन्न हो रही हूँ कि जब मेरे इस विभाग का जन्म हुआ तभी मेरा भी जन्म हुआ। इस बार के लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि बहुत अच्छा सहयोग बना और ये जिम्मेदारियां मिलती रहे और ये जिम्मेदारी के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, एक बार फिर से आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर 1975 को देश में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत हुई और 78 में हमारे प्रदेश में 3 परियोजनाओं से शुरुआत हुई। जब उत्तर प्रदेश से पृथक उत्तराखंड का निर्माण हुआ उस समय हमारे हिस्से में 54 परियोजनाएं थी, 54 परियोजनाएं थी। 7,735 आंगनबाड़ी केंद्र उस समय हमारे उन 54 परियोजनाओं में संचालित हो रहे थे। आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब 75 में आंगनबाड़ी केंद्रों की और सेवाओं की शुरुआत हुई उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 120 रुपया और सहायिकाओं का मानदेय 60 रुपया हुआ करता था। जब हमारा राज्य अलग बना 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद निरंतर हमारी परियोजनाओं में वृद्धि होती रही। 54 से हम 75 हुए, 85 हुए और आज वर्तमान में हमारे राज्य में कुल 95 विकास खंड हैं, लेकिन हमारी बाल विकास परियोजनाओं की संख्या 105 है, जिसमें 7 शहरी क्षेत्रों में है और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में है। आज हमारे पास
14,947 बड़े आंगनबाड़ी केंद्र, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दोनों कार्य करती हैं, और 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इस प्रकार हमारे राज्य में कुल 20,067 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। 2000 में जब राज्य बना तो पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि हुई, और उस समय इसे 1,500 किया गया था, 500 सहायिकाओं का और 1,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का। 2005-06 में इसे 2,500 2,500 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का किया गया, जिसमें 1,500 राज्य का अंश था, और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 1,250 किया गया, जिसमें 750 राज्य का अंश था। उस समय राज्यांश देने में पूरे देश में हमारा राज्य उत्तराखंड अव्वल था। आज हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 7,500 की मानदेय की धनराशि दे रहे हैं, और सहायिकाओं को हम 3,750 की धनराशि दे रहे हैं, और अगर मिनी कार्यकर्तियों को 4,450 की धनराशि दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब खटीमा क्षेत्र के विधायक थे, मैं संयोग से उस जनपद में ही कार्यरत था, और इस बात का जुड़ाव इससे पता चलता है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम विधायक निधि या विभागीय भवनों में से सबसे ज्यादा अगर भवन किसी माननीय विधायक ने अपने प्रयासों से भूमि दिला के या जनपद स्तर पे जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या विभागीय अधिकारियों को प्रेरित करके, निर्देशित करके किया, तो वो खटीमा विकासखंड है। और आज भी पूरे प्रदेश में खटीमा एक ऐसा विकासखंड है जहां पे सबसे ज्यादा विभागीय आंगनबाड़ी भवन संचालित हो रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र विभागीय आंगनबाड़ी भवनों में। इससे जुड़ाव रहा। हमारे हर कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब माननीय विधायक थे उस समय आते रहे, और आज भी हम हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है आपके मुख्यमंत्रित्व काल में, और आपने तीनों कार्यक्रमों में हमें पर्याप्त समय दिया। इसके लिए विभाग की ओर से हम आपके आभारी हैं। आपको आपके ओजस्वी संबोधन के लिए बुलाने से पहले हम 2 लाइन आपके सम्मान में कहना चाहेंगे। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। आपने एक लंबा सफर तय किया है। मुझे लगता है 26 साल की उम्र में आप तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी बने। 33 साल की उम्र में मुझे लगता है कि आप दर्जा राज्य मंत्री बने, और 35 साल की उम्र में आपने पहली बार विधायक का पद संभाला, और आज 45 साल की उम्र में उत्तराखंड के सबसे युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी बने हैं। और हम आपको मंच पे आमंत्रित करते हैं इन 2 लाइनों के साथ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। उत्तराखंड की 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या आज आपके साथ है। हम मंच पे आमंत्रित करते हैं अपने प्रदेश के युवा, लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। भारत माता की, भारत माता की। तीलू रौतेली जी के जन्म दिवस के अवसर पर तीलू रौतेली पुरस्कार सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम में अभी जिनका आपने यहाँ से संबोधन सुना, उद्बोधन सुना, हमारे प्रदेश की आपके विभाग की मंत्री, और विभाग की कम कहूँगा, आप सबकी जैसी दिख रही है आदरणीय रेखा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, विभाग के सचिव श्री सेमवाल जी, श्री प्रशांत जी, एवं सभागार में उपस्थित हमारे दूर दूर से आई हुई सभी वीरांगनाएं, जिनको आज हम सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। हमारी सभी बहनें, हमारे बोरा जी, विशाल जी और सभी आए हुए अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज के दिवस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि तीलू रौतेली के बारे में बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी ने बता दिया है। और वैसे भी हमारा जो प्रदेश है
वो हमारा प्रदेश देखिए जो बना है उसमें मातृशक्ति का योगदान बहुत बड़ा रहा है। चाहे पहले का समय रहा हो चाहे आज का समय, मातृशक्ति का योगदान हमेशा से हमेशा तक सबसे पहले था, सबसे ज्यादा था। उत्तराखंड का आंदोलन अगर हम लें तो उत्तराखंड के आंदोलन को भी जो है मातृशक्ति ने ही जो है आगे बढ़ाने का काम किया था। उत्तराखंड को जनने का काम जो हमारी मातृशक्ति हमारी जननी है, उसी जननी का काम है कि उत्तराखंड राज्य भी हमारा बना। चाहे हमारा खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे मसूरी का गोलीकांड हो, चाहे रामपुर तिराहा गोलीकांड हो, सब में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं उस मातृशक्ति को नमन करता हूँ। और आज हमारे बीच से हमारे यहीं हरिद्वार में जिनका परिवार रहता है, अभी जिनका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया, वंदना कटारिया हमारे बीच में से हॉकी टीम ने जिस प्रकार का वहाँ पर प्रदर्शन किया ओलंपिक के अंदर, वो वास्तव में दिल को छूने वाला था। जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे टीम से बात करी तो आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने भी, वंदना कटारिया जी की कोई एप्लीकेशन नहीं आई थी, कोई उन्होंने बात भी नहीं करी थी कि हमें पुरस्कार से सम्मानित करिए या हमको ये सम्मान दीजिए। तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया है, नाम रोशन किया है, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है और इतना शानदार प्रदर्शन किया एक सामान्य परिवार की बहन ने। तो उनको हम लोगों ने तेलू रोतली पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया है। इसके साथ साथ सरकार ने 25 लाख रुपए की घोषणा उनको जो है उनके प्रोत्साहन के लिए ये भी घोषणा की है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि ऐसी बहनें जो हमारी दूर दराज में रहती हैं, सीमांत में रहती हैं, समाज के अंतिम छोर में रहती हैं, जिनको आज बहुत सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, अभाव में जिनका जीवन चलता है, जब कोई पुरस्कार पा लेते हैं, कोई मेडल जीत जाते हैं, कोई अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे पुरस्कार उनको मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन उससे पहले जब वो संघर्ष करती हैं, अपनी प्रैक्टिस करती हैं, प्रतियोगिताओं की तैयारियां करती हैं, उस समय उनको बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारे अभाव होते हैं और बहुत सारी कमी होती है। तो हम नई खेल नीति भी लेकर आ रहे हैं हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, कि नई खेल नीति हम जल्दी ही उसको लाएंगे। और नई खेल नीति में उसमें पहले जो तैयारियां होती हैं, पहले जो उनको खाने का सामान होता है, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, तमाम प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, उसमें हम खेल नीति में उसकी व्यवस्था करेंगे जिससे कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो और वो अपनी तैयारियां जो है अच्छी प्रकार से कर पाएं। अभी 2-3 चीजें हैं, जैसे कि इन्होंने माननीय मंत्री जी ने बताया कि मेरे पूज्य पिताजी आंगनबाड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा उनका उससे जुड़ाव रहा और मेरा भी स्वयं का। तो विभाग के लोगों ने, अखिलेश मिश्रा उस समय डॉक्टर साहब वहीं थे, कहाँ, उधम सिंह नगर में, तो इनके विभाग ने कहा कि कहीं ज़मीन नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उसी में से जो है आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए भी दिया। और मुझे मैं आज आप लोगों के बीच में, मंत्री जी ने याद दिला दिया तो मैं बता रहा हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे जो है, अब एक 10 साल का हो गया, एक 8 साल का है, लेकिन जब छोटे थे तो उन्होंने 2-3 साल तक जो सबसे पहले कहीं जाना शुरू किया पढ़ने के लिए, तो दोनों के दोनों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में जाना शुरू किया। हालांकि ये बात अभी मेरे को मैंने टाइम्स नाउ में जब इंटरव्यू वहाँ पर हुआ था, दिल्ली गया था मैं, तो नाविका कुमार जो है बहुत हमारी प्रसिद्ध पत्रकार हैं और बड़ा वो घुमा के प्रश्न पूछते हैं कि जिससे कि कोई भी जो है उससे बच न निकले। तो मेरे को भी घेरने की बड़ी कोशिश करी, घेरते घेरते वो जो है मुझसे कहने लगी कि मैंने सुना कि आपके बच्चों ने भी गांव में ऐसे पढ़ाई करी।
आपको लगता नहीं है कि आपके ऊपर ऐसा दबाव नहीं है कि आपके बच्चे जो है किसी कॉन्वेंट में पढ़ने चाहिए, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए? मैंने कहा इसका दबाव तो बहुत होता है। इसका दबाव परिवार से भी होता है, इसका दबाव समाज से भी होता है और अपने मित्रों से भी होता है। जो शुभचिंतक होते हैं वो भी सोचते हैं कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि जो अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार हैं, हर बच्चे को मिलने चाहिए, चाहे कोई भी अभाव में जीवन जिए या फिर कैसे भी, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, संस्कार अच्छे मिलने चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बताया कि मैं एक सीमांत क्षेत्र में पिथौरागढ़ में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद मैंने कक्षा 4 तक की पढ़ाई वहीं करी। उसके बाद में खटीमा में आ गए हम लोग। तो वहाँ पहाड़ में भी हम 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे और खटीमा में भी जिस प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ा वो मेरे ही गांव में है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास है, अंतिम गांव है, नगरातराई गांव है। तो वहाँ भी हम कई किलोमीटर यानी कि 4-5 किलोमीटर वहाँ भी पैदल चलकर जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मन में अगर इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, अच्छे संस्कार हो, अनुशासन हो, तो कोई भी बच्चा चाहे कितनी भी सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हो, वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। मैंने उसके बहुत सारे उदाहरण बताए। मैंने कहा उसके उदाहरण के रूप में हमारे सामने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे बड़ा कौन सा उदाहरण हो सकता है, जिन्होंने इतनी सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया। आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, मैं भी यहाँ का आप सबके बीच मुख्य सेवक के रूप में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से। और हिंदुस्तान के अंदर जितने भारतीय जनता पार्टी के, मैं पार्टी का नाम यहाँ से इसलिए ले रहा हूँ कि ये इसी पार्टी में संभव होता है कि जो एक सामान्य परिवार में ही पैदा होता है, उसको पता ही नहीं लगता कि उसको भी कभी मुख्य सेवक का काम दे दिया जाता है। ऐसा उदाहरण कहीं नहीं होता है। मैं और किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बताया, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, तो तब हमने जो है उनको बताया कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों ने तख्ती में पढ़ाई करी है। इस हॉल में कितने लोग हैं जिन्होंने तख्ती में पढ़ाई करी? अरे बहुत लोग हैं। तो मैंने जब उनको बताया कि हम जो है तख्ती लेकर स्कूल जाते थे और तख्ती में जो है दवात में जो है खड़िया बोलते थे और वो कलम से लिखते थे। वो सूखता था, फिर शाम को घर आते थे, उसको मिटाते थे और मिटाने के बाद हम जो है, जो घर में टॉर्च के सेल होते थे ना, या रेडियो के सेल, उस समय रेडियो होता था, या कभी कभी कोयला, अगर वो नहीं मिलता था तो कोयला, तो कोयले को पीस लेते थे या टॉर्च का सेल निकालते थे, उसको गीला करते थे और फिर जो है उसको हम जो है वो जो हमने दवात और कलम से लिखा होता था तख्ती में, उसको मिटा के इस कालिक को पोत देते थे पूरा और रात में रख देते थे। और सुबह जब वो सूख जाता था तो स्कूल जाने से पहले हम उसमें जो है घोटा लगाते थे दवात से। और वो जब चमक जाता था ना, बिल्कुल आरसी बोलते थे उस समय। पहले हम जब छोटे थे तो ये जो दर्पण होता है, खजानदास जी, तो मुझे याद है हम आरसी बोलते थे। आरसी माने जिसमें दिखाई देता चेहरा साफ, तो दर्पण की तरह उसमें चमकता था। फिर हम उसमें हर दिन वैसे ही लिखते थे और कभी कभी सेल नहीं मिल पाते थे तो कोयला पीसते थे। और आजकल तो बढ़िया बढ़िया कुर्सी मिल जाती है, आंगनबाड़ी केंद्रों में बैठने के लिए भी मिल जाता है। उस समय तो ये मिलता भी नहीं था और फर्श तो होती नहीं थी, खड़ंजा भी नहीं होता था स्कूल में। तो अपने घर से ही जो है वो जो खाद का कट्टा होता था या कोई राशन का कट्टा होता था, उसको फाड़ के, उसको मोड़ माड़ के साथ में लेके जाते थे। और रोटी भी ऐसे ले जाते थे कि हमारे पास जो है टिफिन भी नहीं होता था। टिफिन भी नहीं होता था, टिफिन वो हम पन्नी में, कागज में लपेट के अपनी रोटी लेके जाते थे। और दिन में कुछ जो चूंकि थोड़े बड़े हुए तो हमने देखा कि कुछ लोग तो
थोड़ा टिफिन में भी लाते थे। लेकिन मैंने स्वयं इसको देखा कि हम तो पन्नी में ही अपना खाना लेके जाते थे। तो मैंने कहा, अब देखिए, जिसने आगे आना होता है या जो अनुशासन में रहता है, संकल्प करता है, इच्छा शक्ति होती है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, तो वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ सकता है। मैंने नाविका जी का उत्तर दिया था उस दिन। तो ये शायद ये जो मेरा इंटरव्यू था, वो चूंकि मैं स्वाभाविक रूप से बोल गया आज आप लोगों के बीच में, जब ऐसी बात आई आंगनबाड़ी की, तो उसको जो है उन्होंने मेरे को वापस भेजा वहाँ से। हमारे राष्ट्रीय वहाँ से भी आया कि ये इंटरव्यू सबके पास जाना चाहिए। वो 3-4 मिनट की क्लिपिंग है, कहीं विश्वास जी आपके पास आई होगी तो सबको दे देना हो। तो इसलिए आप लोगों के पास जो काम है, हमारी मातृशक्ति के पास, जो हमारी आंगनबाड़ी वाली बहनें हैं, उनके पास माता पिता के बाद दूसरा संस्कार देने का काम कोई करेगा बच्चों का, तो वो आप लोग करेंगे। और आपके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, जैसे सरकार के जिम्मे भी काम है। जैसे आप लोगों ने जो है अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों को इसमें सम्मानित किया जा रहा है, उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग अभी इसमें और शामिल होंगे आगे आने वाले समय में। अभी हमने इसमें जो है 2000 पहले 21,000 रुपया था, मंत्री जी का और सब लोगों का आया कि भाई इसको बढ़ाना चाहिए, इसको हमने 31,000 कर दिया। और अगले वर्ष के लिए हम इसको सबके लिए बढ़ाकर 51,000 रुपये कर, क्योंकि ये पुरस्कार विशिष्ट है इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए। ये एक तरह से मैं कहूँगा कि विशिष्ट सा पुरस्कार है, तो विशिष्टता के नाते उनका वो बढ़ना चाहिए। और जो हमारी सरकार है, हमने कहा है कि पहले दिन से, देखिए 4 सालों में, 4.5 सालों में, 4.25 सालों में बहुत सारे काम प्रदेश के अंदर हुए हैं। ये पुरस्कार आपको पहले से ये पुरस्कार हमारी सरकार चला रही है, आगे बढ़ा रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बढ़ा रही है। अभी हमने नई नई योजनाएं लॉन्च की हैं। आपके विभाग से अभी जो हमारा मंत्री जी और हम लोगों ने अभी एक योजना लॉन्च करी है, वात्सल्य योजना। और वात्सल्य योजना में चूंकि आप लोगों का भी रोल बड़ा है उसमें, आप लोग क्योंकि उस नीचे तक जाकर काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप, ऐसे लोग, ऐसे उनके अभिभावक जो कोरोना या किसी अन्य बीमारी की इस दौरान भेंट चढ़ गए हैं, तो उनके पूरे पालन पोषण के लिए, उनके आगे भरण पोषण के लिए हमने जो है 3,000 रुपये की जो है एक वात्सल्य योजना शुरू की है। प्रत्येक महीने उन बच्चों को दिया जाएगा। उसके अलावा उनके राशन की व्यवस्था की जाएगी, साथ में आगे उनके पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। और जिलाधिकारियों को इसके लिए हमने साफ तौर पे कहा है कि उस दिन मंत्री जी, क्या होगा, पानी पिला दीजिए। देखो तो ये वात्सल्य योजना उन बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं, और 21 वर्ष के जब तक बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक इस योजना से उनको लगातार सरकार की सहायता मिलेगी। इसके अलावा जब वो 21 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद उनके लिए सरकारी नौकरियां हैं या अन्य जो हमारे पढ़ाई के स्थान हैं, व्यवस्था करके साथ ही उनके लिए हम आरक्षण की भी व्यवस्था करने वाले हैं। सरकार 5% क्षैतिज आरक्षण, और सरकार उनके अभिभावक के रूप में काम करेगी। उस दिन मंत्री जी ने कहा मैं उनकी बुआ हूं, मैंने कहा मैं उन सब बच्चों का मामा हूं, और मामा के रूप में जो भी हम उन बच्चों के लिए कर पाएंगे
कोशिश करेंगे कि वो बच्चे भी, उनके चेहरे पर वो मुस्कान रहे, उनके चेहरे पर वो एक खुशी रहे, उनको कभी इस बात का एहसास ना हो कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। उनको हर संभव आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। हमारी ऐसी बहनें जो अभी बच्चे के जन्म के बाद जिनके घरों में बहुत सारी व्यवस्थाएं उनके घरों में नहीं हो पाती थी, उनके लिए भी एक किट, महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को एक साल में जो है इस किट का लाभ पहुंचाने का उद्देश्य। ऐसी बहनें जो अभाव में अपना जीवन जीती हैं, उनके पोषण से लेकर उसमें उनके होने वाले बच्चे के कपड़े, उस बहन के कपड़े, वो सारी व्यवस्थाएं उस किट के अंदर की गई हैं। सरकार का सीधे सीधे उद्देश्य है कि ऐसे लोग जिनको वास्तव में किसी की आवश्यकता है, उसमें हम केवल सरकार के रूप में नहीं, एक उनके साझीदार के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। अभी हमने अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया है। हमने कहा है कि सरकार पूरे नीचे तक, जिलों तक जाकर काम करेगी, जिलों से लेकर विकास खंडों तक काम करेगी। हम बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। पहले क्या होता था कि पहले की सरकारें रही हैं 2017 से और उससे पहले की सरकार में घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी होती थी, काफी घोषणाएं, इतनी घोषणाएं कि वो दिन में ही कहते थे। जैसे हम यहाँ पर सर्वे चौक पर है ना, ITDDA हॉल में, तो अभी कहने लगेंगे कि अगर यहाँ मंच से बोल रहे हो तो कहेंगे कि हम दिन में ही जो है आसमान के तारे दिखा देंगे, इसको दिल्ली बना देंगे, इसको मुंबई बना देंगे, इसको वाशिंगटन बना देंगे, इसको न्यूयॉर्क बना देंगे, लंदन बना देंगे। इतनी बातें, इतनी घोषणाएं कि घोषणाओं का अता पता नहीं है, लेकिन घोषणाएं करते थे। हमारी सरकार ने इस पैटर्न को बदला है। घोषणाएं जो होंगी वो पूरी होंगी। जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा, यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी, उन योजनाओं का लोकार्पण होगा। और मोदी जी का जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, मैं पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मिलने गया था, तो उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक उत्तराखंड के विभिन्न विषयों पर मुझसे चर्चा की और उनका एक गहरा लगाव उत्तराखंड के अंदर है। अगर आप पिछले 7 सालों का अगर आकलन करेंगे तो इन 7 सालों में जितना काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है, और ये 7 साल बनाम उससे आजादी के बाद के सारे साल, ये 7 साल उस पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप सड़कों का चित्र देख लीजिए, 4 धाम को जाने वाली सड़कें देख लीजिए, दिल्ली को जाने वाली सड़क देख लीजिए, हरिद्वार को जाने वाली सड़क देख लीजिए, हरिद्वार से काशीपुर और रुद्रपुर और वहाँ टनकपुर और पिथौरागढ़ तक जाने वाली सड़क का आप देख लीजिए। आप रामपुर से काठगोदाम को जाने वाली सड़क देख लीजिए। अभी कल ही 615 करोड़ रुपया जो है हमारी 42 और सड़कों के लिए आया है। लगातार अभी तक कई हजारों करोड़ रुपया सड़कों के क्षेत्र में आ गया। रेलवे के क्षेत्र में रेल विकास निगम के द्वारा जो काम किया जा रहा है, 125 किलोमीटर की जो हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 125 किलोमीटर की लगातार चल रहा है, उसका काम पहाड़ में रेल पहुंचेगी। आने वाले समय में टनकपुर से बागेश्वर की रेल लाइन जो है आने वाली है, उसका भी सर्वे का काम शुरू होने वाला है। इसी प्रकार से देवबंद रुड़की रेलवे लाइन की बात है, डोईवाला से ऋषिकेश रेलवे लाइन की बात है, ऋषिकेश से उत्तरकाशी रेलवे लाइन के लिए भी हमने सर्वे की मांग की, सर्वे के लिए कहा है, अनुरोध किया है। तमाम क्षेत्रों में आज प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, गांव गांव पहुंच रही है। PMGSY जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई थी, और मैं आपको बताऊं कि अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय ये योजना आई थी, तो लोगों ने अटल जी से कहा कि अटल जी आप ये योजना का नाम अटल योजना रख दीजिए। तो जानते हैं अटल जी ने क्या कहा?
अटल जी ने कहा कि अगर मैं इस योजना का नाम अपने नाम से रखूंगा तो मेरे बाद जो प्रधानमंत्री आएंगे वो योजना को बंद कर देंगे, वो योजना को नहीं चलाएंगे। इसलिए इस सड़क का नाम, इस योजना का नाम रखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और जब प्रधानमंत्री के नाम से ये योजना रहेगी तो जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसको आगे चलाएगा। आज हमारे प्रदेश के अंदर जगह जगह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से काम हो रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम हो रहा है। अभी अटल आयुष्मान जो हमारा चल रहा है, आयुष्मान भारत योजना जो पूरे देश के अंदर चल रही है, और उसका नाम उत्तराखंड में अटल आयुष्मान रखा है। उस योजना को हर व्यक्ति और हर घर तक आच्छादित किया है उत्तराखंड की सरकार ने कि उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाने के लिए उस पैसे का उस सरकार वहन करेगी। ये उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है जहां ये नहीं देखा गया है कि कोई बड़े परिवार में रहता है, बड़े घर में रहता है, बड़ी आमदनी करने वाला है, उसको भी इस योजना में आच्छादित किया गया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक इस योजना का उनको फायदा हो गया है, उस योजना से उनको सहायता हो गई है। अभी हमने कहा है कहीं कहीं पर उसमें दिक्कतें भी आई, कहीं पर अस्पतालों ने उसमें इलाज करने में कुछ कमी दिखाई है। मैंने अभी स्वास्थ्य विभाग के मीटिंग में कहा, मैंने कहा कि इसको बहुत संवेदनशीलता से लेने की जरूरत है। जो योजना हमारी गरीबों के लिए चलाई जा रही है, आम आदमी के लिए चलाई जा रही है, सामान्य आदमी के लिए चलाई जा रही है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए चलाई जा रही है, उस योजना का लाभ मिलना चाहिए और उस योजना को हम शक्ति से लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी गरीब कल्याण अन्न योजना, देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नवंबर तक माह तक का राशन जो है मुफ्त में दिया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर आपने देखा होगा, जब वैक्सीन शुरू में आई थी तो कुछ लोगों ने कहा हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, टेलीविजन पर भाषण दिया था, माइक पर बोले थे, और जब वैक्सीन कम होने लगी तो उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो मैं तो आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग उस पाप के भागीदार हैं जिन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए थी और वैक्सीन उनके कारण से नहीं लग पाई और वो हमारे बीच से चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, उसके लिए वो दोषी हैं, अपराधी हैं उसके। जब वैक्सीन नहीं आई तो हल्ला मचाने लगे, वैक्सीन आई तो कह रहे थे कि ये फलाना पार्टी की वैक्सीन है, ये प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर जो है तमाम प्रकार से उनको जो है जो कह रहे थे आप लोगों को सब मालूम है। लेकिन अब मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमारा राज्य 50% से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में हो चुका है और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप हमको जो है ज्यादा वैक्सीन दे दीजिए, जिससे कि हम जो है कोरोना के सारे लोगों को कोरोना के भय से मुक्ति कर सकें, सबको वैक्सीन लगा सकें। और इस साल हमको जो हमें 6 लाख 7 लाख वैक्सीन मिलती थी, इस महीने के लिए हमको 17 लाख वैक्सीन मिल गई है। कल हमने एक दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, 1.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और अगले 4 महीने में दिसंबर माह तक हम उत्तराखंड को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट कर देंगे, पूर्ण रूप से वैक्सीनेट कर देंगे। हमने नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए अभी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया है, हम लोगों ने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जो एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो प्री परीक्षा के एग्जाम में पास हो जाएंगे, उनको पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कमी ना हो। एनडीए और सीडीएस के बच्चों को उसमें जब वो पास हो जाते थे उसके बाद सरकार की तरफ से 50,000 रुपया मिलता था। तो मैंने एक दिन देखा उसको, खजान भाई, तो मैंने कहा कि अरे ये जब भर्ती हो जाएगा फौज में, वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए, पहले अब तो सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं, क्यों? पहले सेकंड लेफ्टिनेंट बनते थे, अब तो सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं। तो हमने कहा अरे जब ये जब भर्ती हो जाएगा, जब फौज का ही आदमी हो जाएगा, तो फिर इसको पैसे की क्या जरूरत है? इसको पैसा तो तब मिलना चाहिए जब ये परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो प्री परीक्षा के निकलते ही हम 50,000 रुपये की जो है उसको जो है सहायता राशि यहाँ से देंगे। 1 साल पेंडेमिक की भेंट चढ़ गया कोरोना की, कोरोना में
बहुत सारे एग्जाम हो नहीं पाए और बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई, इसलिए हमारे नौजवानों का, युवाओं का, बेरोजगार भाइयों का, बहनों का, उनका एक साल खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कैबिनेट में लाकर एक साल जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के, उसका भी हमने लोक सेवा आयोग और अपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो आते हैं उसमें एक साल आयु सीमा को बढ़ाया है, एक साल आयु सीमा बढ़ा दी है। हमारे जो डॉक्टर थे बहुत लंबे समय से एमबीबीएस करने के बाद उनको मात्र जो है 7,000 रुपये, 7,500 रुपया जो है उनको स्टाइपेंड मिलता था, और डॉक्टरों को जो है बड़ी जरूरत होती है, तो उसको भी बढ़ाकर हमने 17,000 किया है, 17,000 कर दिया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर चार धाम यात्रा चल नहीं पा रही है। जो छोटे हमारे कारोबार करने वाले हैं, दुकानदार हैं, टैक्सी वाले हैं, नौकायन करने वाले हैं, चाहे सांस्कृतिक दल हैं, उनके लिए भी हमने लगभग 200 करोड़ रुपए की एक पैकेज दिया है, जबकि परेशानी है सरकार के पास। इस समय दिक्कत है, सरकार के पास भी रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है, काम धंधे लोगों के बंद हैं, बहुत सारी परेशानियां, हर वर्ग परेशान है, लेकिन उसमें से हमने रास्ता निकाला है कि कुछ सहायता सरकार करे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये हमने ये व्यवस्था की है। तो ऐसे बहुत सारे कामों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के अवसर पर, चूंकि काफ़ी समय हो गया आप लोगों को बैठे हुए, अब पुरस्कार भी होना है, प्रोत्साहन भी होना है, तो मैं आप लोगों को बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर में झंडा लगना है, तिरंगा झंडा, उसमें भी आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और 15 अगस्त 2022 तक विशाल कार्यक्रम आयोजित होंगे, और इसको एक साल और बढ़ा दिया है, 23 तक होंगे। इसमें आप सब लोगों को पूर्ण भागीदारी करनी है और खूब जम के, जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, सहायिकाएं हैं, मिनी आंगनबाड़ी में काम करने वाली हैं, सब लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव जोर शोर से मनाएंगे। जैसे मैं अभी मीटिंग में कह रहा था, एक दिन हमारे सभी अधिकारी गण थे, पहले क्या होता था, 15 अगस्त आता था तो हम बड़े खुश होते थे जब छोटे छोटे थे। मैं आजकल जो मैं बचपन में सोचता था, मैं आप लोगों के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग क्या सोचते थे कि अब 26 जनवरी आने वाली है, अब 15 अगस्त आने वाला है, अब दीपावली आने वाली है, अब होली आने वाली है। तो दीपावली आती थी तो हम सोचते थे अब जो है हमको खिले, बतासे, पूड़ी हैं, हलवा, ये सब खाने को मिलेगा। ऐसे ही 15 अगस्त आता था तो हम सोचते थे नए नए कपड़े पहनेंगे, नई नई ड्रेस पहन के स्कूल जाएंगे, हाँ लड्डू मिलेगा स्कूल में तो ऐसे ही जो है अब देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के उस पर जो है अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। उत्तराखंड हमारा संपूर्ण हिंदुस्तान का एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, तो यहाँ से सब जगह एक संदेश जाना चाहिए और वो संदेश देने का काम आप सबके माध्यम से होगा और आप सबकी भागीदारी, आप सबकी जो है इसमें मैं कहूँगा कि एक तरह से नीचे जाकर जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमसे अपेक्षा की गई है और हमारी नई पीढ़ी जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, हमारे जो त्यौहार, हमारे आने वाले पर्व, उनके प्रति थोड़ा सा उनका जो रुझान कम हो रहा है, वो रुझान बढ़ेगा। हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आज़ादी के नायक हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी उनके जीवन को वो जानेंगे, वो उनकी स्मृति में रहेंगे, उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाएंगे और निश्चित रूप से एक नए भारत का सूत्रपात, एक नए युग की शुरुआत, जैसे कि हम पहले से कहते थे भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, समूची दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। आज हमने देखा कि जब ये कोरोना आया, दुनिया के दूसरे देश कोरोना बनाने का काम कर रहे हैं, लैबों में जो है अनुसंधान कर रहे हैं और कोरोना जैसी विश्वव्यापी जो महामारी है, दुनिया को विनाश की ओर ले जाने वाली महामारी है, उसको बनाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सारे वैज्ञानिक अनुसंधान करके, रिसर्च करके कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। केवल कोरोना की वैक्सीन हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी देने का काम कर रहे हैं। ये है हमारी भारतीयता, ये है हमारा भारत, ये है हमारी पहचान, ये है हमारी संस्कृति, जो समूचे दुनिया को विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो भारत के अंदर से देने का काम हो रहा है। हम इन सबको बढ़ाने का काम करेंगे। आज के अवसर पर ये 2 पंक्ति मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। देवों का जो है धाम, उसको मेरा नमन व सम्मान। वीर सैनिकों का जो धाम है, उसको मेरा नमन व सम्मान। मातृशक्ति के त्याग, तप और बलिदान का जो है धाम, उसको मेरा नमन व सम्मान। गंगा जमुना सरस्वती के उद्गम का जो है धाम, उसको मेरा नमन और सम्मान। महाकुंभ का जो है धाम, उसको मेरा नमन और सम्मान। अरण्य से सुशोभित जो है धाम, उसको मेरा नमन और सम्मान। हिम शिखर हिमालय का जो धाम है, उसको मेरा नमन, उसको मेरा नमन। कण कण में जहाँ बसते हैं राम, उसको मेरा नमन। आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करते हुए कि हमारी सभी बहनें, सभी जिनको आज इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो वंदना कटारिया, जिन्होंने हॉकी टीम में बहुत शानदार का प्रदर्शन किया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है, मैंने उनको आमंत्रित भी किया है और हम उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे इस विभाग में उनको जो है काम करेंगे कि मैं वो करता हूँ। और आप सबका धन्यवाद करते हुए विभाग के सभी लोगों का, मंत्री जी का, कि उन्होंने शानदार तरीके से आप लोगों का वो किया है। और कोई भी जो है अच्छा काम होता है तो उस काम में कई लोग केवल उसके लिए आ जाते हैं। हमारा यह है कि सभी लोगों को सोच विचार के अच्छा काम करने वालों को किसी को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग जो है स्वयं उसको जो है देखेगा और उनकी जो योग्यता होगी उसको जो है किसी रूप में भी कहीं पर भी पीछे नहीं किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका सरल, सारगर्भित और स्पष्ट संबोधन, मार्गदर्शन हमें मिला। आपके निर्देशानुसार सभी लोग काम करेंगे और राज्य को बेहतर से बेहतरीन बनाने की दिशा में हम अपने पूरे प्राण से जुटेंगे। अब कार्यक्रम का वो क्षण आ गया है जिसके लिए आप सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं का सभी छायाकार बंधुओं से भी अनुरोध है और जो सोशल मीडिया की टीम भी है कि कृपया पुरस्कार वितरण के दौरान व्यवस्था बनाए रखेंगे और जिससे कि फोटो स्पष्ट आ सके। अब मैं जो हमारी टीम है उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं जिस क्रम में नाम पुकारूंगा उस क्रम में पुरस्कार विजेता मंच पे आते जाएंगे। कृपया गैलरी में थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा पुरस्कार विजेताओं को आने के लिए। सर्वप्रथम टीलू रौतेली पुरस्कार के लिए जो विजेता हैं उनको मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। हमारी टीम पुरस्कार विजेताओं के सम्मान राशि के चेक और उनका प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और उनके लिए अंग वस्त्र लेके तैयार रहेगी और कृपया इसमें तत्परता और व्यवस्था बनाए रखें हमारी टीम के लोग। देहरादून से डॉक्टर राजकुमारी भंडारी चौहान, शिक्षा और महिला जागरूकता के क्षेत्र में सतत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। कृपया मीडिया बंधुओं थोड़ा बीच गैलरी में जगह दे दें। आप राइट की सीढ़ियों से आएंगे, अपना पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी से लेंगे और मंच के लेफ्ट की सीढ़ियों से उतर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर राजकुमारी भंडारी चौहान। इसके बाद श्रीमती श्यामा देवी, जिन्होंने स्वयं सहायता समूहों की सशक्तता के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। श्रीमती श्यामा देवी। देहरादून से ही डॉक्टर कंचन नेगी और श्रीमती सुश्री अनुराधा वालिया। सुश्री अनुराधा वालिया सामाजिक और क्षेत्र में काम करने के लिए और डॉक्टर कंचन नेगी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपने लेक्चर और शिक्षा और संचार के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए। सवाल कौन ला रहा? अरे उठवा दो भैया, मेरे किसी को बोलो। महेंद्र तुम चलो।
कृपया जिस भी पुरस्कार विजेता का नाम मैं यहां से ले रहा हूं उसका चेक, उसका अंगवस्त्र और उसका प्रमाण पत्र तीनों एक साथ लाएं। जो भी कार्मिक ला रहे हैं तीनों एक साथ लाएं, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे और समय कम से कम लगे। सुश्री अनुराधा वालिया जी देहरादून से। हाल में बैठे बाकी विजेताओं से अनुरोध है कि तालियां लगातार बजाते रहें, क्योंकि इसमें 44 विजेता हैं। फिर देहरादून से डॉक्टर कंचन नेगी। डॉक्टर कंचन नेगी एक मोटिवेटर, एक ओरेटर और एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी है, डॉक्टर कंचन नेगी। इसके बाद उत्तरकाशी से सुश्री रीना रावत। वो नहीं, वो रख दो, इसका नाम बुला रहा हूं। सुश्री रीना रावत उत्तरकाशी से, जो पर्वतारोहण के क्षेत्र में जिन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, पर्वतारोहण जैसे कठिन फील्ड में जिन्होंने बेटियों की बुलंदी का झंडा गाड़ा है। सुश्री रीना रावत उत्तरकाशी से 2021 के लिए राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता। सुश्री रीना रावत, सुश्री रीना रावत सर हो गया सर, हो गया। सुश्री चंद्रकला तिवारी चमोली से। सुश्री चंद्रकला तिवारी चमोली से। इसके बाद उधम सिंह नगर से श्रीमती नमिता गुप्ता, श्रीमती बिंदुवासिनी और सुश्री उमा जोशी तैयार रहेंगे। सुश्री नमिता गुप्ता, जो बच्चियों में गुड टच, बैड टच, मेंस्ट्रुअल और पर्सनल हाइजीन के लिए लगातार कार्य कर रही हैं, सरकार के साथ, विद्यालयों के साथ, बाल विकास और शिक्षा विभाग के साथ बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है पूरे राज्य में घूम घूम के। सुश्री नमिता गुप्ता जी दे दिया सर। इसके बाद सुश्री बिंदुवासिनी, बहुत लंबे समय से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किच्छा की निवासी हैं और ये जुड़ी रही हैं। सुश्री बिंदुवासिनी जी को समूहों के निर्माण, उनको स्वरोजगार से जोड़ने और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। इसके बाद सुश्री उमा जोशी, जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के अलावा जिन्होंने दिव्यांगों के भलाई के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया है। सुश्री उमा जोशी बाजपुर उधम सिंह नगर से हैं सुश्री उमा जोशी। उमा जोशी के बाद बागेश्वर से रुचि कालाकोटी। रुचि कालाकोटी ताइक्वांडो की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। बागेश्वर जैसे दूरस्थ जनपद से निकल के जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम ऊंचा किया है। रुचि कालाकोटी बागेश्वर से। बागेश्वर से ममता मेहता भी मंच पे आ जाएंगे। ममता मेहता, जो मशरूम की खेती से महिलाओं को जोड़कर उनकी आर्थिकी को उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। ममता मेहता बागेश्वर से राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार की विजेता। पौड़ी गढ़वाल से कुमारी अंजना रावत, स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को जोड़ के जो उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। पौड़ी गढ़वाल से तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता अंजना रावत। नैनीताल से श्रीमती पार्वती किरोला, जो एक जाना सोशल श्रीमती पार्वती। अल्मोड़ा से कुमारी कनिष्का भंडारी, ये ताइक्वांडो की खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है और कई पदक मिला है इनको। मुझे लगता है आज के तीलू रौतेली पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक जीता जागता उदाहरण कनिष्का भंडारी, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से ही श्रीमती भावना शर्मा, जो महिला स्वास्थ्य, स्वरोजगार और महिला जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। भावना शर्मा। अल्मोड़ा से श्रीमती गीता जोशी, महिला समूहों को नाम है से जोड़ने के क्षेत्र में। श्रीमती भावना शर्मा के बाद श्रीमती गीता जोशी।
इसके बाद पिथौरागढ़ से बबीता पुनेठा जी, दीपिका बोरा जी, दीपिका चुफाल जी और रेखा जोशी जी तैयार रहेंगे। बबीता पुनेठा जी का प्योरली कोविड पीरियड में इनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के कारण राज्य स्तरीय शक्ति पुरस्कार तीलू रौतेली दिया जा रहा है। बबीता पुनेठा जी पिथौरागढ़ से। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पुरस्कार की पिथौरागढ़ की दूसरी विजेता है। चुफाल हैं जो ऑर्गेनिक मसालों का उत्पादन कर रही हैं, मशरूम की खेती के लिए महिलाओं को दे रही हैं और उनको स्वरोजगार कर रही हैं। चुफाल पिथौरागढ़। बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में निरंतर अच्छा कार्य करने के लिए बालिका करने के लिए श्रीमती रेखा जोशी। श्रीमती रेखा जोशी। इसके बाद चंपावत से श्रीमती रेणु गड़कोटी। समाज सेवा और कोविड काल में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए श्रीमती रेणु गड़कोटी। उसके बाद रेणु गड़कोटी के बाद टिहरी गढ़वाल से पूनम डोभाल, जो विपरीत परिस्थितियों में जिन्होंने एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सुश्री पूनम डोभाल टिहरी गढ़वाल से और रेणु गड़कोटी सामाजिक कार्य से। आप सभी विजेताओं को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास राष्ट्रीय स्तर की नारी शक्ति पुरस्कार की भी विजेता बनेंगी, ऐसी शुभकामनाएं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसके बाद श्रेष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के लिए वो वाली बड़ी चेक के साथ इनके फोटो खिंचा सकती है। बाद में खिंचवाएंगे, अभी व्यवस्था मत हाँ। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के लिए दिगोली भैंसिया छाना ब्लॉक से श्रीमती गौरा कोहली अल्मोड़ा। आंगनबाड़ी ब्लॉक भैंसिया छाना से श्रीमती गौरा कोहली उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जनपद स्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित। इसके बाद रणखिला आंगनबाड़ी केंद्र हवालबाग से पुष्पा प्रहरी तैयार रहे। पुष्पा प्रहरी चंपावत जनपद के लोहाघाट विकासखंड के चांदमारी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती श्रीमती पुष्पा पाटनी। चांदमारी लोहाघाट से श्रीमती पुष्पा पाटनी। इसके बाद उचोली गोठ चंपावत से गीता चंद तैयार रहेंगे। हरिद्वार से बहादुराबाद के दादूपुर गोविंदपुर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती कुमारी गुलिस्ता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी से श्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का पुरस्कार प्राप्त करते हुए। इसके बाद जनपद देहरादून की बारी है। महेंद्रथ चक्राता परियोजना से अपने पारंपरिक वेशभूषा में हमारी श्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुश्री अंजना नौटियाल। तालियां बजाने में इतनी कंजूसी ना करें आप लोग। अंजना नौटियाल के बाद दीपनगर तृतीय आंगनबाड़ी केंद्र शहर देहरादून से श्रीमती संजू बलूदी। संजू बलूदी के बाद झाझरा आंगनबाड़ी केंद्र से मीनू। नत्थनपुर आंगनबाड़ी केंद्र रायपुर से ज्योतिका पांडे।
जिन विजेताओं ने पुरस्कार ले लिया और जो लेने वाले हैं कृपया वो तो तालियां बजाते रहें। ज्योतिका पांडे के बाद उत्तरकाशी डांग पोखरी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती सुमन पवार। चिन्यालीसौड़ विकास खंड के डांग पोखरी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती सुमन पवार, जो उत्तरकाशी जिले से पुरस्कार विजेता हैं। इसके बाद दुगड्डा ब्लॉक के मगनपुर आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती राखी। पौड़ी गढ़वाल जिले का नाम इन्होंने रोशन किया है। पौड़ी गढ़वाल के रिखड़ी खाल ब्लॉक के जुई आंगनवाड़ी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सुषमा गुसाई। चमोली जनपद के दूरस्थ ब्लॉक थराली के तुंगेश्वर आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती आशा देवी को भी श्रेष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में चयनित किया गया है। आशा देवी जनपद नैनीताल के रामनगर विकास खंड के पदमपुर छोई आंगनवाड़ी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती दुर्गा बिष्ट तैयार रहेंगे। नमस्कार। इसके बाद ऊधम सिंह नगर से मंच पे आ जाएंगे गदरपुर ब्लॉक के चकरपुर आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती श्रीमती सोहनी शर्मा और नंदपुर नरकाटोपा बाजपुर से श्रीमती बृंदा। विवेकनगर ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर शहर परियोजना से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती प्रोन्नति विश्वास, सोहनी शर्मा। इसके बाद बाजपुर के चकरपुर केंद्र से श्रीमती बृंदा। बृंदा के बाद प्रोन्नति विश्वास। बागेश्वर जनपद के बागेश्वर ब्लॉक के डाका देवनगर आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती हंसी धपोला और कपकोट ब्लॉक के कर्मी टानी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती सुश्री गायत्री दानू भी मंच पे आ जाए। हंसी धपोला और गायत्री दानू। मूनाकोट विकास खंड पिथौरागढ़ से माजिरकांडा आंगनवाड़ी केंद्र से श्रीमती हीरा भट्ट। क्या नाम है नीतू, क्या नाम है इनका? ये हीरा भट्ट हैं। हीरा भट्ट माजिरकांडा आंगनवाड़ी केंद्र मूनाकोट ब्लॉक पिथौरागढ़ जनपद से। इसके बाद जनपद टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल विकास खंड के मुनेठ आंगनवाड़ी केंद्र की सुषमा पंचपुरी। हाँ वही लेके आओ। सुषमा पंचपुरी टिहरी से। इसके बाद अगस्त मुनि विकास खंड के कांदी आंगनवाड़ी केंद्र के कार्यकर्ती रुद्रप्रयाग जनपद से श्रीमती सीमा देवी। सीमा आई है। इसके बाद में सीमा देवी के बाद इसके बाद हमारे बाल विकास परियोजना शहर की सीडीपीओ श्रीमती क्षमा बहुगुणा मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनको मंच पे, जिन्होंने हमारे पिछले तीनों कार्यक्रमों में बहुत ही लगन से और लगातार, ये रिटायर भी होने वाली है फिर भी इनका जोश पहले साल की नौकरी के अधिकारी जैसा है। कृपया आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इनको भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। क्षमा बहुगुणा। इसके बाद नीतू फुलारा आ जाए मंच पे।
जो इस कार्यक्रम के पीछे जो मेहनत करने से बचाती है और लगातार कार्यक्रम के लिए मेहनत करती रहती हैं, हमारे जनपद की, देहरादून की श्रेष्ठ अधिकारी में से एक नीतू फुलारा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इनको भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। हाँ, मैं भावना ना, श्रीमती भावना शर्मा जो अल्मोड़ा से हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए, विधायक जी के लिए और सचिव साहब के लिए ये ऐपण जो हमारे कुमाऊं की एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय कला शैली है जो विलुप्त होने की कगार पे है, उसको प्रोत्साहन देने का भी ये कार्य करती हैं। भावना शर्मा अतिथियों के लिए अपने हाथ से बना ऐपण लेके आई हैं जो भेंट कर रही हैं। इसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ एक माननीय तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता सभी लोग मंच पे आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और अन्य अतिथियों के साथ उनका एक ग्रुप फोटोग्राफ है। अपने प्रमाण पत्र लेके आ जाएं। तीलू रौतेली पुरस्कार के विजेता शीघ्रता करें। तीलू रौतेली पुरस्कार के विजेता आ जाएं मंच पे। जल्दी जल्दी तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता हमारी फोटोग्राफर्स की टीम, हमारे विभाग के फोटोग्राफर्स की टीम और सोशल मीडिया के लोग कृपया इसको अच्छे से कैप्चर कर लें। कृपया शांति बनाए रखें और शीघ्रता करें। आप लोग आगे की तरफ बैठ जाइए। कृपया बैठ जाएं। कुछ लोग खड़े हो जाएं, कुछ लोग बैठ जाएं। बैठ भी इस पे नहीं, केवल तीलू रौतेली। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का दूसरा ग्रुप फोटोग्राफ होगा। केवल तीलू रौतेली वाले हैं। 45 लोगों को दिया गया, 45 हाँ 45 45 पहले आ जाए, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आ जाएंगे। ये केवल तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं का ग्रुप फोटोग्राफ है, तो कृपया वो लोग आ जाएं। सभी लोग अपना प्रमाण पत्र आगे कर लें। जय आपको नहीं बोलेगा, नहीं अब कार्यक्रम कोई नहीं बोलेगा। कार्यक्रम के बाद धन्यवाद। सुनो वो भी जाना है, कार्यक्रम का समापन है। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के विजेताओं के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फोटोग्राफ हो जाए। आराम से आराम से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार विजेता आ जाएं अपने प्रमाण पत्रों के साथ। कृपया मंच के दाहिनी ओर से आए। तीलू रौतेली पुरस्कार के विजेता बाएं आ जाइए। आप सब लोग आगे आगे आगे। कुछ लोग बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे। फोटो आ जाए क्लियर। कुछ लोग उस पे बैठ जाए, घुटनों के उस पे होते हैं, कुछ ऐसे बैठ जाए, कुछ लोग खड़े हो जाए, जिससे सबकी क्लियर फोटो आ जाए। और फोटो की चिंता ना करें आप लोग, फोटो हम आप सब लोगों को भेज देंगे। आप अपने मोबाइल अपने पास सुरक्षित रखें, हम फोटो आपको आपके डीपीओ के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे।
हाँ, सभी लोग आ जाए। तभी तो यहाँ पे पीछे की जरूरत है। ठीक है, दिखा के लो। सर, एक विनम्र निवेदन छोटा सा है, हमारे विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी एक फोटोग्राफ आपके साथ चाहते हैं। आ जाइए। हाइट नहीं होगी यार, आगे जाओ ना, कृपया तुरंत आ जाइए। विभाग के लोग तत्परता करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 मिनट का अनुरोध है कि हमारे विभाग